सो हमारा अगला टॉपिक रहेगा द गॉर्बेचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन. वन सेकेंड. Gorbachev and the disintegration. ठीक है. तो हाँ, लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक में हमने देख लिया था कि कैसे यूएसएसआर की जो इकोनॉमी है वो इनिशियली ग्रो करके 1970s और 1970s के एंड में एक तरह से फ्लैटर करने लगती है ना, मतलब कि अब ग्रो नहीं हो रही है. और वन सेकेंड, इसको और अच्छे से बना के समझाता हूँ. ठीक है. तो यहाँ ऐसे इकोनॉमी यूएसएसआर की ग्रो कर रही है, 1970s आते आते फ्लैट हो गई है. ठीक है. फ्लैट होने के रीजंस बहुत से हैं. एक रीज़न हो गया कि प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, बट पॉपुलेशन बढ़ रही है. तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जब इस सिस्टम के अंदर सबको एम्प्लॉयमेंट देना कंपलसरी है तो सभी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, और सबको एम्प्लॉयमेंट देंगे तो सबको वेजेस भी देनी पड़ेगी. और जब प्रोडक्टिविटी उतनी ही है ना, आउटपुट उतना ही निकल रहा है, और वेजेस हर बार ज़्यादा करके देना पड़ रहा है और ज़्यादा लोगों को देना पड़ रहा है, तो इकोनॉमी पे एक बर्डन आता है. ठीक है. दूसरी चीज़ हमने देखा था कि जो यूएसएसआर है, इसमें उतने क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं. ठीक है. क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते, करप्शन बहुत होता है क्योंकि अथॉरिटेरियन सिस्टम है. एंड एक मेजर फैक्टर जिसके कारण इनकी इकोनॉमी 1970s और उसके एंड में आते आते बिल्कुल कह सकते हो कि अब ग्रो करने की हालत में नहीं बची थी, वो था दी अफगानिस्तान इन्वेजन. ठीक है. तो यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया था क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट रिजाइम जो बनी हुई थी वो शेक कर रही थी, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए. राइट. तो उसको 1979 में यूएसएसआर ने इन्वेड किया. और वॉर जब कहीं भी होती, कहीं भी इन्वेजन हो रहा है, तो उसमें पैसा बहुत लगता है. ठीक है. 1979. तो ये कुछ रीजंस थे. अब इसके कारण यूएसएसआर की इकोनॉमी फ्लैट हो गई. ठीक है. अब डिसइंटीग्रेशन कैसे हो रहा है वो इससे ही लिंक है ना. अब इकोनॉमी जब यूएसएसआर की बढ़ नहीं रही है, ग्रो नहीं कर रही है, तो लोग सवाल उठाएंगे. अब ऐसा तो है नहीं ना कि अथॉरिटेरियन सिस्टम है, डेमोक्रेसी नहीं, तो लोगों की बिल्कुल सुनी ही नहीं जाएगी, है ना. वेलफेयर स्टेट भी तो है, काम तो लोगों के लिए कर रहा है. तो कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत लोग तो इसको मतलब अपनी प्रॉपर्टी समझने लगे थे कि हमारे प्रॉफिट के लिए हर चीज़ है. बट कुछ लोग चेंज लाना चाहते थे, है ना. उसमें से एक बंदा था मिखाइल गॉर्बेचेव, जो कि यूएसएसआर का सेक्रेटरी जनरल बनता है, कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनता है इन 1985. ठीक है. और ये इसका टर्म स्टार्ट होते ही ये बात करता है टू ब्रिंग रिफॉर्म्स. कौन से टाइप के रिफॉर्म्स? एक रिफॉर्म का नाम था जो कि लाने वाले थे, पेरेस्ट्रॉइका, इनकी लैंग्वेज में पेरेस्ट्रॉइका. और एक का नाम था ग्लासनोस्ट. पेरेस्ट्रॉइका का मतलब है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आने वाले. और ग्लासनोस्ट का पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. ठीक है. रिस्ट्रक्चरिंग एंड ओपननेस. तो ये दो तरह के रिफॉर्म्स लेने की बात करता है. अब ये रिफॉर्म्स जो इंप्लीमेंट होते हैं ना, तो इनके कुछ मतलब कह सकते हो कि रिजल्ट्स देखने को जो मिलते हैं वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. ठीक है. तो क्या रिजल्ट्स थे इसके, वो भी देख लेते हैं. रिजल्ट्स, वन सेकेंड. हाँ, तो रिजल्ट्स ये थे कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में प्रोटेस्ट होने लगे. अब ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहे हैं, पहले भी बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं, है ना. बट इस बार गॉर्बेचेव ने क्या किया, गॉर्बेचेव ने इंटरवेन नहीं किया इस पर. और इंटरवेन नहीं किया तो उसके कारण हुआ क्या, लोगों को और छूट मिली, तो प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़े. ठीक है. और एक एक करके क्या हो रहा है, अब इन सब चीज़ों के कारण
ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ की जो कम्युनिस्ट रिजीम्स थी जिसके कारण लोग बहुत परेशान थे, वो रिजीम कोलैप्स करने लगी। ठीक है, कोलैप्स करने लगी, और कोलैप्स होते ही उन कंट्रीज़ में इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगी। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। अब गॉर्बेचेव जो रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे, गॉर्बेचेव के रिफॉर्म, मैंने बताया कि बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स नहीं चाहते थे कि रिफॉर्म्स वगैरह आए, जैसे सिस्टम चल रहा है वैसा ही चलता रहे, हम ओनर रहेंगे पूरे इस कम्युनिस्ट पार्टी का और पूरे रशिया के, पूरे सोवियत रूस के। ठीक है, तो जब गॉर्बेचेव रिफॉर्म्स लेके आ रहा है तो बहुत से कम्युनिस्ट लीडर्स विद इन द सीपीआई, मतलब सॉरी विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, सीपीआई तो इंडिया की है, ये क्या करते हैं, ये इससे खुश नहीं होते हैं, इसको अपोज करते हैं। और इस अपोजिशन के कारण इन अगस्त 1991 ये ट्राई करते हैं कूप लेके आने की। कूप मतलब कि मिखाइल गॉर्बेचेव को हटा के उसकी जगह पे खुद को प्लेस करना है इनको। एक कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स थी, इसको लिख लो बल्कि कहीं पे, कूप बाय कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स। ठीक है, वन सेकेंड, हाँ, बट ये कूप क्योंकि रिफॉर्म तो लेके आ रहा है तो लोग एकदम से तो वापस नहीं चाहेंगे पुरानी गवर्नमेंट आ जाए, तो ये जो कूप था इसको अपोज किया गया, अपोज्ड बाय पीपल। और ये अपोजिशन में लोगों के लीडर थे बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, जो कि मिखाइल गॉर्बेचेव के फ्रेंड थे। ठीक है, तो बोरिस येल्त्सिन अब अपोज कर रहे हैं। और एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कूप को तो अपोज कर, देखो ये चलो आगे बताऊंगा, टाइम लाइन में पढ़ लेंगे इसको। अब बोरिस येल्त्सिन के बारे में कुछ और ये बता सकता हूं मैं कि जब, अभी इसको बल्कि रहने दो, नहीं, हाँ, कुछ चीज़ें ध्यान रख लेना इनकी, कि जब ये कूप को अपोज कर रहे हैं, है ना, पूरे देश भर में लोगों को बता रहे हैं कि ये गलत चीज़ें हो रही है, तुम्हारा राइट छीने जा रहे हैं, ऐसा वैसा, तो लोग इनके साथ खड़े होते हैं और ये एक तरह से नेशनल हीरो बन के इमर्ज जाते हैं। ठीक है, और ये आगे टाइमलाइन हम देखेंगे कि जब इलेक्शंस होते हैं रशिया में, जून, सो बोरिस येल्त्सिन वहां के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब प्रेसिडेंट थे कि नहीं वो मेरे को ध्यान नहीं अच्छे से, मोस्ट प्रोबेबली अभी इसको प्रेसिडेंट हटा दो, इतना लिख दो कि जीत जाते हैं। ठीक है ना, अगला देखते हैं। अब क्या था कि जब सोवियत यूएसआर के बारे में मैंने तुमको बताया था कि यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ है, और यहाँ पे कुछ 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी थी, है ना। यहाँ पे 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ रहा करती थी जिनका कल्चर ऊपर के यूरोपियन कल्चर से, रशियन कल्चर से और ईस्ट यूरोपियन कल्चर से एकदम अलग था। ठीक है, तो लोगों को लगता था कि जब भी कभी भी डिमांड उठेगी अलग होने की, यूएसएसआर से कभी भी टूटेगा, तो ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज सबसे पहले क्या होंगी, अलग होंगी, यहीं सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट होंगे। बट जब ये चीज़ एक्चुअल में होना शुरू हुई तो ये देखने को मिला कि प्रोटेस्ट ईस्ट यूरोपियन कंट्री में स्टार्ट हुए। ठीक है, और ये सेपरेट होना शुरू हो गए। एंड जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी, they wanted to be in the USSR, इन्हें नहीं अलग होना था। ठीक है, अब एक चीज और, दिसंबर 1991 में 3 रिपब्लिक्स मीटिंग करते हैं। कौन से 3 रिपब्लिक्स? जो 3 मेजर रिपब्लिक्स थी यूएसएसआर के, वो मीटिंग करते हैं। रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये मीटिंग करते हैं और ये डिक्लेयर करते हैं। इनकी मीटिंग में ये डिक्लेरेशन होती है कि यूएसएसआर को हम डिसबैंड कर रहे हैं।
ये जो ट्रीटी थी जो जिससे यूएसएसआर बना था उसको इन्होंने डिसबैंड कर दिया। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हुई? कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया। ठीक है, दूसरा डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, और एक नया ग्रुप बनाया, नया ग्रुप बना द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS। ठीक है, इसको बल्कि बॉक्स में रख लो अलग से। ठीक है, CIS ना। अब इस CIS के 1 सेकेंड, हाँ, अब इस CIS में जितने भी डिसीजंस लिए गए, मतलब ये जो यूएसआर को डिसबैंड करना, कम्युनिस्ट पार्टी को बैन करना, ये सारे डिसीजंस लिए इन 3 मेजर रिपब्लिक्स में। ठीक है, और ये 3 मेजर रिपब्लिक्स ने जब डिसीजन लिए तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज को बहुत ज़्यादा चोट पहुंची। क्यों? उनसे तो पूछा ही नहीं गया, उनको तो अलग होना ही नहीं था, उनको यूएसआर से अलग हो जाना ही नहीं था, यूएसआर को डिसबैंड भी नहीं करना था। तो इनको बाद में रियलाइज होता है और फिर ये लोग क्या करते हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को इस ऑर्गेनाइजेशन का, किसका, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का फाउंडिंग मेंबर बना देते हैं। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर्स, इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है ना। अब एक चीज़ और, CIS बना किस लिए था? CIS was formed to cooperate on political, economic and environmental issues। ठीक है, अब जब यूएसएसआर डिसबैंड हुआ तो कुछ और चीज़ें भी हुई। यूएसएसआर के डिसबैंड होने के बाद क्या हो रहा है, रशिया जो कि डोमिनेट करता था यूएसएसआर को, सबसे बड़ी कंट्री थी, ये लेगेसी कैरी कर रहा है यूएसएसआर की, है ना। कैसे लेगेसी कैरी कर रहा है? यूएसएसआर की जितनी भी जहाँ जहाँ ट्रीटीज़ थी, जितनी भी कंट्रीज़ के साथ रशिया संभालेगा, इनकी जो रिलेशंस थे, फॉरेन रिलेशंस यूएसएसआर के, वो रशिया देखेगा। यूएसएसआर के पास जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे और बाकी के मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे, वो रशिया देखेगा। एंड यूएसएसआर की जो सीट थी, यूएसएसआर की सीट इन UN, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट थी, वो अब रशिया को मिल गई। ठीक है ना। आगे देखते हैं, इतना हो गया। अब अभी क्या है ना, थोड़ा मैं शॉर्ट नोट्स बन जाए, उसके बाद मैं एक बार और टाइमलाइन के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा तो और चीज़ समझ में आएगा। एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, देखो अब क्या होता है, मिखाइल गॉर्बाचेव जब, मैं कहाँ गया, मिखाइल गॉर्बाचेव कहाँ गया, हाँ, मिखाइल गॉर्बाचेव 1985 में यूएसएसआर का सेक्रेटरी जनरल बनता है। ठीक है, हाँ लिख लो बल्कि। ठीक है, तो सेक्रेटरी जनरल बनते ही बात करते हैं रिफॉर्म्स लेके आने की, है ना। सेक्रेटरी जनरल बनते ही रिफॉर्म्स लेके आना है इनको, और रिफॉर्म्स के लिए 2 पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करते हैं। वन इज पेरेस्ट्रोइका, जिससे ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आने वाले हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में लेके आने वाले हैं, जैसे अभी तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट उतना होता नहीं था, तो वो करेंगे, है ना। इनका जो मार्केट है उसको ओपन करेंगे बाकी कंट्रीज़ के लिए, थोड़ा लिबरल पॉलिसीज लेके आएंगे, मतलब, है ना। कुछ कह सकते हो कि इंडस्ट्रीज़ जो अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट ओन कर सकती थी, वो प्राइवेट के लिए लेकर आएंगे, राइट। 1 सेकेंड, हाँ, प्राइवेट के लिए लेकर आएंगे। और ऐसे कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में लाइक लोगों को राइट्स देंगे, थोड़े बहुत फ्रीडम देंगे। 1 सेकेंड, हाँ, राइट्स देंगे, फ्रीडम देंगे।
ठीक है, इस तरह के पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। अब जब लोगों की हालत पहले से ही खराब है, वो अलग होने को तैयार है। अब एक सेकंड, लोग अलग होने के लिए भी क्यों तैयार है? क्योंकि मैंने बताया था कि यूएसएसआर में जो रशिया था और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, चलो 5 सेंट्रल एशियन कोई मान लो, तो इसमें से हर चीज़ डोमिनेट कर रहा है रशिया। रशिया इज डोमिनेटिंग। और ये जो यहाँ पे 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनको ऑटोनॉमी नहीं दे रहा है, ठीक है, खुद से रूल करने की। यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, इनको भी हेड कर रहा है रशिया, ठीक है। तो हर चीज़ रशिया के अकॉर्डिंग हो रही है। अब होता क्या है कि बहुत बार रशिया इतना बड़ा एरिया है कि यहाँ पे ये लोग, इनकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती है। इफ़ इनकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसका बेनिफिट इनको ना मिल के इनको मिल जाता था, है ना? क्यों? क्योंकि ये रीजन्स जो है ये अंडर डेवलप्ड है, बट दे आर अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर। और यूएसएसआर को लीड कौन कर रहा है? रशिया। तो इनकी डेवलपमेंट कौन करवाएगा? डेवलपमेंट भी तो करवाना पड़ेगा ना। तो इनका जो इकोनॉमिक प्रॉफिट था, इसको बहुत बार यूज़ किया जाता था इसकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, टू डेवलप दीज कंट्रीज। तो ये लोग खुश नहीं थे, ईस्ट यूरोपियन वाले। ऊपर से ईस्ट यूरोपियन के बगल से ही वेस्ट यूरोप लगना शुरू हो जाता है। अब वेस्ट यूरोप में लोग डेवलपमेंट देख पा रहे हैं, उस टाइम पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, लोग एक दूसरे की जगह के देख रहे हैं ना, टेलीविजन पे वगैरह पे, रेडियो वगैरह पे सुन रहे हैं। तो इनके मन में वैसे भी वो आ रहा है कि वेस्ट इतना डेवलप हो रहा है, हम डेवलप नहीं हो पा रहे हैं उस तरह से। तो यहाँ के लोग पहले से ही परेशान थे। और अब जब मिखाइल गोर्बाचेव आके बात करते हैं ओपननेस की, लोग पहले से परेशान हैं और उनको तुम और ज़्यादा कह सकते हो कि मतलब प्रोटेस्ट तो कर ही रहे हैं, करने के लिए तैयार है। अब उनका प्रोटेस्ट और बड़े लेवल पे हो रहा है, तुमने राइट्स भी दे दिए और अब तुम इंटरवीन भी नहीं कर रहे प्रोटेस्ट में, तो लोगों की हिम्मत और बढ़ेगी तो और ज़्यादा बड़े लेवल प्रोटेस्ट होंगे, है ना? धीरे धीरे होता क्या है, सारी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज कोलैप्स कर जाती हैं। और एक टाइम बाद रशिया के अंदर भी प्रोटेस्ट बढ़ने लगते हैं कि हमें यूएसएसआर का पार्ट नहीं रहना है। तो रशिया खुद को यूएसएसआर से बाहर कर लेता है, डिसबैंड होने से पहले ही, है ना? जून 1990 में, जून 1990 में रशिया बाहर हो जाता है यूएसएसआर के। और यूएसएसआर हमने पढ़ा था, यूएसएसआर जबकि डिसबैंड हो रहा है इन दिसंबर 1991 बाय 3 मेजर रिपब्लिक्स। तो यूएसएसआर के डिसबैंड होने से पहले ही रशिया भी खुद को बाहर कर लिया उससे, ठीक है ना? और देख लेते हैं। तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज वाला हो गया। अब रिफॉर्म्स जो है, रिफॉर्म्स को अपोज किया कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स ने, जो लोग नहीं चाहते कि उनकी पावर कहीं जाए, तो उन्होंने कूप करवाने का ट्राई किया अगस्त 1991, है ना? बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज बोरिस येल्सिन और उनके साथ में जो और लोग थे उन्होंने इसको अपोज किया। और इस अपोजिशन से क्या हुआ, बोरिस येल्सिन बन गए नेशनल हीरो। एक और चीज़, जब इन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज से प्रोटेस्ट हो रहा था, देखो इनिशियली सबको लगता था कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से कल्चर बिल्कुल अलग है ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज से और यूरोपियन कंट्रीज से, रशिया से। तो सबसे पहले अलग होने की डिमांड उन्हीं कंट्रीज से उठेगी, जब उठेगी भी तो। बट ऐसा होता नहीं है, डिमांड उठती है यूरोपियन कंट्रीज से। और इनफैक्ट सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स चाहते थे कि यूएसएसआर के अंदर रहें, क्योंकि उतना डेवलप हुआ है नहीं वो खुद के दम पे, इंडिपेंडेंट भी नहीं है, उनका डेवलपमेंट ही हो रहा है यूएसएसआर के दम पे और उन पर कोई आंख भी नहीं दिखा पा रहा है, ठीक? तो वो चाहते थे कि यूएसएसआर के अंदर ही रहें। अब फिर भी उनसे बिना पूछे 1991 दिसंबर में 3 मेजर रिपब्लिक्स रशिया, यूक्रेन, बेलारूस ने डिक्लेयर कर दिया कि यूएसएसआर डिसबैंड हो जाएगा। यूएसएसआर डिसबैंड हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी बैन हो गई, डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म का अडॉप्ट कर लिया गया एंड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया गया, ठीक है? अब इसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को फाउंडिंग मेंबर बना दिया गया। और यूएसएसआर डिसबैंड होने के बाद उसकी पूरी लेगेसी कैरी कर रहा है रशिया, है, लाइक न्यूक्लियर वॉरहेड्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ट्रीटीज जो यूएसएसआर ने की थी विद अमेरिका एंड अदर कंट्रीज, राइट, रिलेशंस जिसके उसके कहाँ पे कैसे थे, और यूएनएससी में उसकी परमानेंट सीट, ठीक है ना? ये सब हो गया, ये सब रिजल्ट्स थे उनके रिफॉर्म्स की, पॉलिसीज के, किसके? गोर्बाचेव के। अब थोड़ा देख लेते हैं अबाउट, 1 सेकेंड, हाँ, अब देखते हैं व्हाई डिड द यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट, ठीक? ये सारा डिसइंटीग्रेट क्यों हो रहा है, रीजंस क्या है? रीजंस बहुत से हम लोग को अभी भी रफली आइडिया लग गया है कैसे थे, क्या थे। एक बार और देख लेते हैं। सो रीजंस थे, सबसे पहला रीजन इंटरनल वीकनेसेस। किस तरह के इंटरनल वीकनेसेस? पॉलिटिकल
एंड इकोनॉमी। सो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो थे उनमें बहुत से कह सकते हो कि वीकनेसेस थी, है ना। दे वर अथॉरिटेटिव, वो लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे, एक चीज़ हो गई। दूसरा, अब ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे ये भी देख लो, क्योंकि हमें मालूम है कि पूरा सिस्टम अथॉरिटेटिव और ब्यूरोक्रेटिक हो चुका था। मतलब सरकारी नौकरी वाले और जो रूल कर रहे हैं लोगों पे, उनकी बस चल रही है, वो करप्शन कर रहे हैं, उनको लोगों की डिमांड से, लोगों के राइट से कोई मतलब नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया पे कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा जो रीज़न था वो था इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। यूएसएसआर की इकोनॉमी 1970s के एंड आते आते हमें मालूम है कि स्टैग्नेट कर गई थी, रुक गई थी, और यहाँ पे कंज्यूमर शॉर्टेजेस आ गए थे। ठीक, अब ऐसा हुआ भी क्यों वो भी देख लो। मैंने बताया था इसके बारे में भी कि यूएसएसआर अपने ज़्यादातर रिसोर्सेस, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस व यूज्ड, या फिर पूरी लाइन ना लिख के शॉर्ट में लिख देते हैं, व यूज फॉर प्रिपेयरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स टू कम्पीट विद द यूएसए, है ना। और न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ साथ बहुत सारे रिसोर्सेस लग जाते थे ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट स्टेट्स, जो बाकी स्टेट्स जुड़े हुए थे, लाइक सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। तो ये सब इनके ऊपर एक ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन आ गया था। तो इससे इकोनॉमी स्टैग्नेट कर गई। और जो सैटेलाइट स्टेट्स थे, लाइक ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज भी हो गई। यहां पे देखो, द ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑफ द सैटेलाइट स्टेट्स, या फिर और भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ पे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ही लिख लो, वो देख रहे थे द एडवांसेस इन द वेस्ट, कि वेस्ट तो डेवलप कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इनके मन में एक तरह से और क्या आ रहा था, 1 सेकेंड, हाँ, वेस्ट की ओर ये लोग अट्रैक्ट हो रहे थे। वेस्ट से क्या मतलब है, वेस्ट की पॉलिटिक्स की ओर, वहाँ के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ का इकोनॉमिक मॉडल, है ना, ये लोग उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक ना। अगला जो वो है पॉइंट, वो है सोवियत रूस, रशिया stagnation in administrative and political sense, पॉलिटिकल साइंस नहीं, पॉलिटिकल सेंस, ठीक है। तो सोवियत यूनियन इकोनॉमिक में तो स्टैग्नेट कर गया, रुक गया, लेकिन इनका एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मॉडल जो था ये भी स्टैग्नेटेड था। ये जैसा बना हुआ था इनिशियली इन 1945, अभी तक वैसा ही था। वर्ल्ड की रियलिटीज़ को ना देखते हुए अभी तक वैसे ही काम कर रहा था, ठीक है। तो लोग इसमें फिट नहीं आ पा रहे थे, इसकी मिस्टेक्स को सुधारा नहीं गया कभी। इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी। लाइक स्टिफिंग एडमिनिस्ट्रेशन, like corruption, inability to correct mistakes, unwilling to bring openness, unwilling to bring openness in the government,
ठीक है, एंड सेंट्रल अथॉरिटी ओवर अ वास्ट लैंड, मतलब कि इतने बड़े एरिया पे जहाँ पे इतनी सारी कंट्रीज, इतने सारे स्टेट्स हैं, वो लोग ऑटोनॉमी मांग रहे हैं, फिर उनको ऑटोनॉमी नहीं दी जा रही है, सेंट्रल अथॉरिटी ही बना के रखी जा रही है इतने बड़े एरिया पे। डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया जा रहा है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है, पूरे एरिया को सिर्फ एक जगह से कम्युनिस्ट पार्टी संभाल रही है, पूरे इतने बड़े एरिया को। ठीक है, इसलिए चलो ना अगला पॉइंट है द गोर्बाचेव रिफॉर्म्स। ये तो आग में घी डालने का काम कर दिए थे, है ना। गोर्बाचेव रिफॉर्म से क्या हुआ? गोर्बाचेव रिफॉर्म्स एडेड द डिसइंटीग्रेशन। जो डिसइंटीग्रेशन मतलब लोगों में अलग होने की भावना पहले से थी, इन्होंने उसको और ज़्यादा कह सकते हो मजबूती दे दी। ठीक है, ये क्या किए इन्होंने, सिस्टम को एक तरह से कह सकते हो लूज कर दिया। लिख दो यहाँ पे लूजन द सिस्टम। और इससे हुआ क्या, सिस्टम लूज करने से जो सेट इन मोशन टू द डिसइंटीग्रेटिव फोर्सेस। जो डिसइंटीग्रेशन के जो फोर्सेस थे, जो लोग थे, उनको इन्होंने एक तरह से आज़ादी दे दी करने के लिए, राइट। अब इससे हुआ क्या, अब इसमें भी देखो बहुत लोग वो करते हैं कि मतलब अपने डिबेट्स एंड आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि गोर्बाचेव के ही कह सकते हो तुम रिफॉर्म्स के कारण ये सारा डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ है, राइट। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे कैसा क्यों होता है। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखो, जब गोर्बाचेव ने रिफॉर्म्स लेकर आए तो गोर्बाचेव के रिफॉर्म से क्या हुआ, सम सेक्शंस मतलब बताता हूँ आगे, कहते थे कि रिफॉर्म्स वर टू स्लो एंड अदर सेक्शंस कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स वर टू फास्ट। ठीक है, तो ये सेक्शन कौन से होंगे जो कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स वर टू स्लो? ऑफ कोर्स जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी है चेंज लाने की। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, तो वो कौन होंगे? लोग होंगे आम, या फिर उनके नेशनल हीरोज लाइक बोरिस एल्सिन। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, और या फिर जो लोग प्राइवेट या इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज वगैरह खोलने चाहते हो, कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म चाहते हो। अदर सेक्शंस कह रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब ये सेक्शन कौन से होंगे? ये सेक्शन होंगे ऑफ कोर्स द मेंबर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, ये डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन से मेंबर्स के साथ साथ सपोर्टर्स भी लिख लो यहाँ पे, एंड सपोर्टर्स, इसमें आम लोग भी थे जो सपोर्ट करते थे अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी को। तो इसके कारण क्या हुआ, द पब्लिक ओपिनियन डिवाइड हो गया, और गोर्बाचेव बेचारा फंस गया दोनों साइड से। ठीक है, अब एक चीज़ और, अगला पॉइंट नंबरिंग कर देते हैं एक बार, एक सेकेंड। 1 2 3 4 5 नाउ सिक्स्थ रीज़न है डिसइंटीग्रेशन का। सिक्स्थ रीज़न रहेगा, 1 सेकेंड, हाँ, द राइज ऑफ नेशनलिज्म। द राइज ऑफ नेशनलिज्म, और कहाँ पे नेशनलिज्म का राइज हो रहा है? इन रशिया इटसेल्फ, जो कि डोमिनेट कर रहा है, एंड अदर बाल्टिक रिपब्लिक्स। बाल्टिक रिपब्लिक्स क्या है वो भी देख लेंगे, मतलब एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो कि बाल्टिक सी के पास में है, उनको बाल्टिक रिपब्लिक्स कह देते हैं। इसमें 3 कंट्रीज आती हैं, देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथुआनिया, लाटविया एंड एस्टोनिया। अब होता क्या है ना कि राइज ऑफ नेशनलिज्म के कारण रशिया में, तो बाद में, पहले बाल्टिक रिपब्लिक्स में सबसे पहले प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं कि अलग होना है, खुद का नेशन बनाना है हमें। ठीक है, तो इनको डिसइंटीग्रेट होने की बात कर रहे हैं, यूएसआर से अलग होकर अलग नेशन बनाना है, मतलब डिसइंटीग्रेशन की बात चल रही है।
तो ये सबसे पहले स्टार्ट करता है कौन? सबसे पहले स्टार्ट करता है लिथुआनिया इन मार्च 1988। 1 सेकेंड, अभी बल्कि सिर्फ डेट याद रखना, मंथ हम आगे टाइमलाइन देख लेंगे। 1988 इसके स्टार्ट करते ही जस्ट बाद लिथुआनिया के स्टार्ट करने के प्रोटेस्ट स्टार्ट करने के जस्ट बाद ये दोनों भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, सबसे पहले इंडिपेंडेंस भी किसको मिलता है? मतलब मिलता नहीं है, लिथुआनिया अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है। डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस अगेन ऑन मार्च 1990। डेट्स तो याद रख लेना, लिथुआनिया वाली डेट तो पूछता रहता है बार बार। ठीक है, और इसको इंडिपेंडेंस मिलते ही इन दोनों कंट्रीज को भी मिल जाता है। तो स्टार्ट हमेशा लिथुआनिया कर रहा है, लेकिन उन दोनों उसका फायदा इन दोनों कंट्रीज को भी मिलता है। ठीक है, अब एक चीज़ देख लो, इसमें राइज ऑफ नेशनलिज्म के टॉपिक पे दो व्यूज़ हैं लोगों के। ये वो गॉर्बेचोव वाला पॉइंट आ गया कि क्या गॉर्बेचोव के रिफॉर्म से ही डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं, वन व्यू जो ऐसा है कि द नेशनलिस्ट फीलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि 1 सेकेंड, इफ रिफॉर्म्स ना भी आते देन ऑल्सो द डिसइंटीग्रेशन वुड हैपन। मतलब डिसइंटीग्रेशन वॉज इनएविटेबल, वो तो होना ही था, चाहे रिफॉर्म्स गॉर्बेचोव लेके आता चाहे ना आता। दूसरा व्यू क्या कहता है? 1 सेकेंड, दूसरा व्यू कहता है कि 1 सेकेंड, हाँ दूसरे कलर से कर देते हैं इसको। ठीक है, दूसरा व्यू कह रहा है कि जो गॉर्बेचोव नेशनलिज्म फीलिंग तो आ रही वो ठीक है, लेकिन जो गॉर्बेचोव के रिफॉर्म्स थे, गॉर्बेचोव रिफॉर्म्स इनकी जो इमोशंस थे, इनकी नेशनलिज्म थी, उसको स्पीड अप कर दिए एंड इंक्रीज्ड द नेशनलिस्ट डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये दोनों व्यूज हैं इस पे। नाउ अगला पॉइंट देख लेते हैं, 7th। अगला पॉइंट रहेगा, ये तो बल्कि देख भी चुके हम पहले भी, कि इट वॉज थॉट दैट द अनरेस्ट, जो अनरेस्ट होगा अगेंस्ट यूएसएसआर विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। बट होता क्या है, बट इट वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ वो भी देख चुके हैं हम, कि दिस वॉज द प्रॉस्परस पार्ट, है ना, और दे वर पेइंग टू हाई। 1 सेकेंड, and they were paying too high to develop the Central Asian countries। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण यूएसएसआर जो है डिसइंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, गॉर्बेचोव के रिफॉर्म्स भी हो गए और रीजंस हमने देख लिए, 7 रीजंस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, नाउ अब डिसइंटीग्रेशन तो हो गया, डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या होता है? व्हाट वर द consequences of disintegration? ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा अबाउट द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब यूएसएसआर के खत्म होने के बाद कैसे खत्म हुआ, क्यों खत्म हुआ, गॉर्बेचोव क्या था, उसकी पॉलिसीज क्या थी, वो सब हमने देख लिया। अब देखते हैं खत्म होने के बाद क्या क्या होता है वर्ल्ड में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, है ना, यूएसएसआर का क्या क्या होता है वो सब देखते हैं। तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के हमारे पास 3 कंसिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, 3 कंसिक्वेंसेस।
जिसमें पहला है वन सेकेंड, हाँ, पहला रहेगा द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस, है ना, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस। अब क्या रहेगा कि जैसे देखो अभी तक तो ऐसा होता था कि यहाँ पे ये वन सेकेंड, ये होगा यहाँ पे यूएसए, समथिंग लाइक दिस, हाँ ऐसा है यहाँ पे यूएसए, और यहाँ पे बैठा हुआ है कौन, रशिया या फिर यूएसएसआर, ठीक है। अब इन दोनों की कन्फ्रंटेशन चल रही है जिसमें ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ है, सॉरी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ तो यूएसएसआर के अंदर ही आ रही है, वन सेकेंड, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं यूएसएसआर के साथ, और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं यूएसए के साथ, और बाकी पूरा वर्ल्ड डिवाइडेड है, लाइक यहाँ पे अफ्रीका है, वन सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका हो गया, ये यहाँ पे स्पेन, पोर्तुगल, और ये वेस्ट यूरोप लग गया, ठीक है, यहाँ पे देन इंडिया, और फिर यहाँ पे बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, ठीक है। तो पूरा वर्ल्ड अभी डिवाइडेड चल रहा है ईस्टर्न वर्सेस वेस्टर्न में। अब क्या होगा, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद कोई ईस्टर्न पावर रह ही नहीं जाएगी, ठीक है, सिर्फ बचेगा एक सोल सुपर पावर, ठीक। अब हमने देखा था कि जो यूएसएसआर और यूएसए की आइडियोलॉजी, जो वॉर थी वो एक तो थी कि डोमिनेंस अपनी स्टैब्लिश करने की, जो कि लोग करते थे आर्म्स रेस से, क्योंकि कौन मिलिट्रली ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आर्म रेस जो है वो ख़त्म हो गई। दूसरा इनकी लड़ाई थी वो थी आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर, एंड आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर में विक्ट्री होती है कैपिटलिज्म की, ठीक है, कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म कह सकते हो, उसकी विक्ट्री हो रही है। ओह सॉरी, हाँ, सो कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म की विक्ट्री हो गई। तो पहला कंसिक्वेंस ये निकला कि द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन। दूसरा रहता है द पावर रिलेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पावर रिलेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड, ठीक है। अब देखो अभी तक क्या होता था कि पूरा जो वर्ल्ड है वो डिवाइडेड था दो ग्रुप में, और सब उसके ग्रुप पे उसके लीडर के आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस था, है ना, उसके इंस्टीट्यूशंस का इन्फ्लुएंस था। और अब हो क्या रहा है कि जब डिसइंटीग्रेशन हो रहा है यूएसएसआर का, तो अब दुनिया में अभी तक जो वर्ल्ड बाइपोलर था, बाइपोलर पावर थी दुनिया में, और वर्ल्ड इसके अकॉर्डिंग डिवाइडेड था। अब आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन वर्ल्ड हो गया है यूनिपोलर। अभी कह सकते हो यूनिपोलर भी एक तरह से वो नहीं था कि यूनिपोलर हो ही गया, वो तो कुछ टाइम बाद लोगों को मालूम चलता है कि हम यूएस की हेजमनी में जी रहे हैं, है ना। तो अब वर्ल्ड के पास दो ऑप्शन थे कि या तो यूनिपोलर वर्ल्ड बनेगा या तो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा। मतलब या तो किसी सोल सुपर पावर की डोमिनेंस होगी या बहुत सी सुपर पावर्स की डोमिनेंस होगी, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत सी सुपर पावर्स तो थी नहीं, है ना। यूएसएसआर के अलावा किसी और, हमने देखा था कि यूएसए के मुकाबले यूएसएसआर की इकॉनमी बहुत ज़्यादा नीचे थी, बट दुनिया में उस टाइम पे ऐसी हालत थी कि सेकेंड नंबर पे फिर भी इसी की इकॉनमी आती थी। तो इसके डिसइंटीग्रेशन के बाद कोई ऐसी सुपर पावर बची ही नहीं जो यूएसए को टक्कर दे पाए। अब क्योंकि यूएसएसआर भी टक्कर किस में दे रहा था, मिलिट्री और न्यूक्लियर वॉरहेड्स में, तो ये भी खत्म हो गया। तो यूएसए को इकोनॉमिकली तो वैसे भी कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा था, और मिलिट्रीली अब कोई नहीं कर पाएगा। तो यूएसए बिकेम द सोल सुपर पावर, ठीक है। तो जो वर्ल्ड था वो बन गया यूनिपोलर, एंड जब वर्ल्ड बनेगा यूनिपोलर, मतलब यूनिपोलर का मतलब हो गया डोमिनेंस ऑफ आ सोल सुपर पावर। और जब किसी सोल सुपर पावर की डोमिनेंस है तो पूरी दुनिया पे आइडियोलॉजी भी उसकी मानी जाएगी, है ना। इकोनॉमिक मॉडल भी उसका माना जाएगा, उसको फॉलो करना चाहेंगे लोग, एंड पॉलिटिकल मॉडल भी उसी का फॉलो करना चाहेंगे लोग। एक चीज़ और होती है इसमें, बहुत बार जो हेजमन होता है लोग उसको कल्चरली भी फॉलो करते हैं, उसका कल्चरल मॉडल भी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर रहेगा, लाइक पॉप कल्चर हो गया, है ना, यूएसए का। तो वो पूरी दुनिया में यूएसए की एक इन्फ्लुएंस दिखना शुरू हो जाएगी, है ना। आइडियोलॉजी में क्या रहेगा, कैपिटलिस्ट,
आज भी देख लो, कैपिटलिस्ट इज द डोमिनेंट टाइप ऑफ डोमिनेंट आइडियोलॉजी इन द वर्ल्ड। ठीक है, इकोनॉमिक मेथड वही सबकी बात हो रही है, कैपिटलिज्म की बात हो रही है, कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म। पॉलिटिकल मेथड में देखो ज़्यादातर देशों में अब डेमोक्रेसी चल रही है। कल्चर मॉडल पे बहुत से लोग वैसे कल्चरली अडॉप्ट करके रखते हैं, उनके कपड़े को, उनके ड्रेसिंग सेंस को, है ना, उनकी कुछ आदतों को सब लोग मतलब इंडिया में बहुत से लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, दूसरा 1 सेकेंड, हाँ, अब जब कह सकते हो तुम डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन में द पोस्ट सोवियत कंट्रीज जो थी इनकी इकोनॉमीज रून हो चुकी हैं। ठीक है, अभी तक तो एक दूसरे से हेल्प ले रहे हैं, अंदर ही अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन बाहर कब दूसरी कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बट अब ये एड लेने वाले हैं, बिकॉज पावर रिलेशंस चेंज हो गए हैं, तो ये एड लेंगे IMF एंड द वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, और ये इनको लोन्स प्रोवाइड करेगा, लोन्स प्रोवाइड करेंगे दोनों इंस्टीट्यूशंस फॉर द ट्रांजिशंस जो कि अब होने वाले हैं पोस्ट सोवियत कंट्रीज़ में। ट्रांजिशंस मतलब कि अब ये लोग जंप करेंगे फ्रॉम वन मॉडल 1 टू मॉडल 2, है ना, ट्रांजिशन फेज आएगा, राइट। मतलब कि हो क्या रहा है, ये लोग अब सोवियत मॉडल से, जो कि सोशलिस्ट मॉडल था, उससे ये लोग जंप करेंगे टू द कैपिटलिस्ट मॉडल। उसके लिए इनको एड एडवाइस लोन्स वगैरह देंगे IMF एंड द वर्ल्ड बैंक। और कह सकते हो ये चीज़ आगे हम पढ़ने ही वाले हैं, बट यही जो ट्रांजिशन है, द ट्रांजिशन ऑफ द पोस्ट सोवियत कंट्रीज विद द एड एंड एडवाइस ऑफ IMF एंड द वर्ल्ड बैंक इज नोन एज द शॉक थेरापी। ठीक है, शॉक थेरेपी इसलिए क्योंकि हर चीज़ एकदम सडन चेंज हो रही है, और जब भी कोई चीज़ सडन चेंज होती है जिसमें गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, जब तक गवर्नमेंट खुद से इन्वॉल्व नहीं है किसी चेंज को लाने में, तो वहाँ उस कंट्री में होता क्या है, हर इंस्टीट्यूशन, हर कैसे तो उसकी इकोनॉमी, करेंसी, वहाँ का प्रोडक्शन, कंजम्पशन सब गिर जाता है, तो उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है। उसको वही चीज़ें होती हैं शॉक थेरेपी में, जो कि सारी पोस्ट कम्युनिस्ट हाँ, या फिर पोस्ट सोवियत कंट्रीज़ में हो रहे हैं। हम आगे देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, एंड अब क्या हुआ यहाँ, बाकी हमने देख लिया था। पॉलिटिकल मॉडल में क्या था कि डेमोक्रेसी बिकेम द बेस्ट मॉडल। तो वैसे इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल मॉडल का जो फॉरेन रिलेशन, तो कह सकते हो पावर रिलेशन चेंज होने के कारण ये सब इन्फ्लुएंस हुआ उसका ना। सेकंड भी हो गया, एक बार थर्ड भी देख लेते हैं। अब थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? थर्ड कॉन्सिक्वेंस क्या था? थर्ड कॉन्सिक्वेंस था द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक एंड द इमर्जेंस ऑफ द न्यू नेशंस। ठीक है, बहुत से नए नेशंस इमर्ज करेंगे, वर्ल्ड कह सकते हो वर्ल्ड एरिना में बहुत से नई कंट्रीज आएंगी, है ना। अब थोड़ा ध्यान से अगर इसमें कह सकते हो डिटेल में देख के चलें तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से 15 कंट्रीज़ निकल के आती। ठीक है, तो 15 नई कंट्रीज़ आने वाली हैं वर्ल्ड में। 1991 की बात हो रही है, 1990s 1991। ठीक है, अब कौन कौन सी कंट्रीज़ रहेंगी? हाँ, अब इससे एक चीज़ें भी रहेगी कि जो कंट्री है ये अब नई न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जाएंगे वापस से, जिनकी इकोनॉमी पूरी तरह से ख़त्म है, तो ये वापस से एड लेने जाएंगे कहाँ पे? वेस्टर्न पावर्स के पास। वही चीज़ जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हो रही थी इन कंट्रीज के साथ अब होने वाली है। ठीक है, तो लाइक बाल्टिक कंट्रीज एंड अदर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज अब ज्वाइन कर लेंगी फॉर एड एंड एडवाइस एंड ग्रांट्स द EU एंड फॉर प्रोटेक्शन द नाटो या फिर नेटो। ठीक है, बाल्टिक स्टेट्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया। अब एक चीज़ और इसमें ध्यान रख लो, इनकी डेट्स। EU फॉर्म हुआ था 1992 में एंड नाटो फॉर्म होता है 1949 में। 1949 में फॉर्म होता है एक डिफेंस ग्रुप की तरह, जिसमें सभी कंट्रीज एक साथ आती हैं यूएसएसआर के अगेंस्ट में। मतलब मेनली यूएसएसआर के अगेंस्ट में ही बनाया गया था कि किसी एक कंट्री पे भी अगर कोई दूसरी कंट्री अटैक करती है किसी एक भी नाटो मेंबर पर, तो बाकी सारे नाटो मेंबर समझेंगे कि उन पर अटैक हुआ है, और फिर सारी कंट्रीज मिल के जो पहले इन्वेजन वाली कंट्री थी उस पर अटैक करेंगी। ठीक है, तो इसलिए नाटो बना था 1949 में।
और इसकी डिफेंस के लिए ही हमने जो पढ़ा था कि हम इसके डिफेंस के लिए ही यूएसएसआर बनाता है द वार्सो पैक्ट ऑफ 1955, जो कि वार्सो में साइन हुआ था, एंड द वार्सो इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड। ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या होती है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज और बाल्टिक कंट्रीज निकल गई। एक और ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो यूएसएसआर के अंदर थी वो थी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है। अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज की डिसइंटीग्रेशन के बाद भी क्लोज टाइज थी रशिया के साथ, क्योंकि हमें पता है कि ये कंट्रीज अलग नहीं होना चाहती थी। ठीक है, तो उन्होंने उसके बाद भी क्लोज टाइज बना के रखे, और साथ साथ में इन्होंने वेस्ट के साथ भी क्लोज टाइज बना के रखे, वेस्ट, यूएसए, यूरोप। ठीक है, चाइना वगैरह के साथ भी आगे चल के जब चाइना डेवलप हो जाता है एट्सेट्रा। तो एक तरह से सबके कह सकते हो साथी बन गए टाइम के साथ। रशिया के तो दोस्त थे ही, बट बाकियों से भी इनके अच्छे रिलेशन हो गए, जो कि रशिया को ऑफकोर्स पसंद नहीं आते, अभी भी नहीं आते ना। अब यहाँ पे हमने देखा था अबाउट द शॉक थेरेपी, तो एक बार देख लेते हैं शॉक थेरेपी के ही बारे में अच्छे से और डिटेल में। सो अगला टॉपिक रहेगा द शॉक थेरेपी इन द पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम्स। ठीक है, ओह तेरी ये क्या हो गया। शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम्स। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या होती है? शॉक थेरेपी हमें पता लग चुकी क्या होती है। शॉक थेरेपी कुछ नहीं है, जब रशिया एंड अदर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, रशिया यहाँ बल्कि उसको भी ऐड कर लो, 1 सेकेंड, रशिया, सेंट्रल एशियन एंड अदर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज or nations influenced by World Bank and International Monetary Fund एक ट्रांजिशन लेकर आते हैं ठीक है, ट्रांजिशन। तो इसको कहा जाता है द शॉक थेरेपी। ठीक, सो द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन बल्कि यहाँ लिख दो, एक मॉडल ऑफ ट्रांजिशन है। जब भी इस तरह का ट्रांजिशन आता है इस जैसे उसी पैटर्न में जैसे यूएसएसआर की कंट्रीज के साथ हुआ था, उसको शॉक थेरेपी कहा जाता है। So the model of transition in Russia, East European and Central Asian nations that was influenced by the World Bank and the International Monetary Fund or the IMF is known as the shock therapy. ठीक है, अब शॉक थेरेपी की डायरेक्शंस देखते हैं कैसे हुई थी। डायरेक्शंस ऑफ शॉक थेरेपी। ठीक है, सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला तो ईच कंट्री ऑफ द यूएसएसआर, पोस्ट यूएसएसआर, एक कंट्री में टोटल शिफ्ट देखने को मिलता है हमको उनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मॉडल का, है ना, जिसमें वो लोग सोशलिस्ट से शिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट कंट्रीज बन जाती हैं। दूसरा ये चीज़ हुई शॉक थेरेपी में, मतलब ट्रांजिशन में, कि प्राइवेटाइजेशन लेकर आया गया। प्राइवेटाइजेशन जो कि अभी तक नहीं था यूएसएसआर में, है ना। हमें मालूम है कि सारी ज़मीन, सारे रिसोर्सेज, इंडस्ट्री, ये सब ओन करके रखती थी गवर्नमेंट वहाँ की, है ना। तो प्राइवेटाइजेशन लेकर आया और इसको डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप बना दिया गया। मतलब ज़्यादातर चीज़ें लोग इंडिविजुअली ओन कर रहे हैं, जो कि होता है कैपिटलिज्म में, है ना। यूएसए की आइडियोलॉजी है ये, जो कि अब डोमिनेंट होने वाली है पूरे वर्ल्ड में।
और उसके हमें लक्षण देखने को मिल रहे हैं शॉक थेरेपी में ही कि जो अभी 1-1.5 साल पहले उसका बिगेस्ट राइवल था, वहाँ पे ये सब चीज़ें लाई जा रही हैं, फुल स्पीड में लाई जा रही हैं। ठीक है। दूसरा, रशिया में हिस्ट्री वगैरह में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, कलेक्टिव फार्मिंग्स होती है। कलेक्टिव फार्मिंग मतलब कि ये कोई बहुत बड़ा लैंड का टुकड़ा है, इसको बांट दिया गया बहुत से फार्मर्स में कि तुम लोग यहाँ पे खेती करो, पूरा आउटपुट लेगी गवर्नमेंट और उसके बदले में तुम्हें पे कर दिया जाएगा। तो इसमें होता क्या है ना, इसमें क्योंकि लैंड किसान का है ना, उसको प्रॉफिट उसके मेहनत के अकॉर्डिंग मिलेगा, प्रॉफिट सबको इक्वली मिलता है क्योंकि सोशलिज्म है, एगालिटेरियन सोसाइटी, इक्वल सोसाइटी। तो लोगों में मोटिवेशन रहती है एक्स्ट्रा अच्छे से काम करने की। तो इस कारण से प्रोडक्टिविटी भी हमने पढ़ा था कि कम रह जाती है। तो इसीलिए सिस्टम को ही बदल दिया गया, कलेक्टिव फार्मिंग को शिफ्ट कर दिया गया टू द प्राइवेट फार्मिंग। एटलीस्ट लैंड खुद के होंगे तो लोग मेहनत करना चाहेंगे क्योंकि उसका पूरा प्रॉफिट उनके हाथ में आएगा। ठीक है। दूसरा, अगला पॉइंट रहेगा कि जो अभी तक इनके कह सकते हो तुम ट्रेड वगैरह होते थे, हमने पढ़ा कि ट्रेड वगैरह उतने इनमें होते नहीं थे, क्लोज्ड कंट्रीज थी, उन्होंने अपने बॉर्डर्स वगैरह क्लोज करके रखे थे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो इनकी जो ट्रेड है, ट्रेडिंग में, 1 सेकेंड, हाँ, ट्रेड रिलेशंस बनाए जाते हैं दूसरी कंट्रीज से, है ना। ट्रेड रिलेशंस डेवलप किए जाते हैं जिसमें बहुत सी नई नई चीज़ें लेके लाई जाती हैं, लाइक फ्री ट्रेड रिजीम्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सॉरी, हाँ, openness to the private, 1 second, openness to the private investments, openness to private investment, currency convertibility एंड फाइनेंशियल ओपनिंग और कह सकते हो डीरेगुलेशन एंड ऑल, ये सब चीज़ें लेके आई गई। ठीक है। और ये सब चीज़ें मेन इंजन थी ट्रेड रिलेशंस बनाने की। ठीक है, सबको पता है, इसमें कुछ आनी, प्राइवेटाइजेशन या फिर कैपिटलिज्म जहाँ जहाँ पे आएगा वहाँ पे ये सब चीज़ें तो रहेंगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट रहेगा द ब्रेकअप ऑफ द ओल्ड ट्रेड रिलेशंस। कैसा कि अभी तक ये यूएसएसआर हो गया, या फिर इसको और अच्छे से कर दो तो ये रशिया हो गया, ये ईस्ट यूरोप हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हो गई। अभी तक इनके बीच में आपस में ट्रेड चल रहा है, मतलब यूएसएसआर के अंदर ही ट्रेड हो रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। तो इनके आपस में ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश्ड हैं। बट क्योंकि अब न्यू ट्रेड रिलेशंस लेके आए जा रहे हैं, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आ जा रहा है, मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज सीधे इन्वेस्ट करेंगी रशिया में, ईस्ट यूरोप में और सेंट्रल एशिया में, और यूएसएक्स करेगा, है ना, चाइना कर सकता है, इंडिया कर सकता है, कोई भी अब कर सकता है इन्वेस्ट। वैसे जनरली उस टाइम तक किसी की हालत थी नहीं इन्वेस्ट करने की वेस्टर्न वर्ल्ड के अलावा। तो एक तरह से उन लोगों ने सब चीज़ें अपने लिए लाई थी कि वो इन्वेस्ट कर सकें, वो फ़ायदा उठा सकें वहाँ के रिसोर्सेज का। ठीक है, तो ये लेके आया गया। तो इसके कारण से पुराने ट्रेड रिलेशंस को तोड़ दिया गया कि अभी आपस में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, इनको कुछ सामान चाहिए तो इनसे ले रहे हैं और उनको कुछ सामान चाहिए तो इनसे ले रहे हैं। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, ब्रेकअप ऑफ ऑल ट्रेड रिलेशंस विद ईच अदर, and close ties with the west. ओके, सो ये सब थे अपने डायरेक्शंस ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी के बाद ये चीज़ें हो रही हैं, है ना। और आगे देखते हैं अब ये सब चीज़ें होने के बाद इनके कंसिक्वेंसेस क्या निकले। सो अगला टॉपिक हमारा रहेगा अबाउट, द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अरे हाँ, द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द consequences ऑफ द शॉक थेरापी। अब देखो वैसे खींच तो छोटी पड़ जाती है साली, इस बार इतनी बड़ी हो गई है। ओके, चलो, सो कंसिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी के कंसिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं। शॉक थेरेपी आने के बाद डायरेक्शंस तो हमने देख ली कि सारी कंट्रीज अब बढ़ किस तरफ रही हैं, बर्बादी की ओर ऑफ कोर्स उनके, बट कैसे बढ़ रही हैं, है ना, डायरेक्शंस हो गए उनकी। अब उसके बाद हो क्या रहा है, बढ़ तो गई, रिजल्ट पे कहाँ पहुँच के आए, कंक्लूजन क्या निकल रहा है
तो शॉक थेरेपी में वेस्ट वाले इन लोगों को पागल बना रहे थे कि तुम कैपिटलिज्म लिबरलिज्म अडॉप्ट करोगे तो तुम्हारे यहाँ मास प्रोडक्शन और मास कंजम्पशन आएगा, इंडिविजुअल के पास पैसा रहेगा, वो खर्च करेंगे. सो इट promised मास कंजम्पशन, है ना. इन्होंने प्रॉमिस किया था मास कंजम्पशन, बट ऐसा हुआ नहीं. ठीक है. दूसरा, रशिया, वन सेकेंड. रशिया में जितनी भी स्टेट कंट्रोल्ड इंटरप्राइजेस थी या फिर कहते हो इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स थे, इंडस्ट्रीज थी, वो सब कोलैप्स कर गई क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा इनको चलाने के लिए, और गवर्नमेंट इनको बेच रही है, वैसे भी प्राइवेटाइजेशन लेके आना है. तो इन सारी इंडस्ट्रीज को कोलैप्स होने के बाद गवर्नमेंट इनको लगाती है सेल के लिए, या फिर कह सकते हो इनको बेचती है टू द प्राइवेट इंडिविजुअल्स. और प्राइवेट इंडिविजुअल्स खरीद रहे हैं इसको. मतलब देखो 90% ऑफ इंडस्ट्रीज की जो है ना वो सेल हो रही है. सेल ऑफ 90% ऑफ इंडस्ट्रीज. तो जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उसकी 90% ऑफ इंडस्ट्रीज को प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेचा जा रहा है ना. और एक रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है पूरा मार्केट फोर्सेस में. और इस सेल को एक टर्म दिया जाता है द लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री. सर्कल क्या हो गया इसको, ये लो. ओके, सो द लार्जेस्ट गैराज सेल इन द हिस्ट्री टर्म दिया जाता है इसको, बिकॉज 90% ऑफ इंडस्ट्रीज को बेचा जा रहा है, ऊपर से कौड़ियों के दाम पे बेचा जा रहा है ना. इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जो हैं वो अंडर वैल्यूड हो रही, खरीदने को तैयार ही नहीं है ना. मार्केट फोर्सेस में कह सकते हो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है. लोगों को, है ना, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को टोकन्स दिए जा रहे हैं, या फिर कह सकते हो वाउचर्स दिए जा रहे हैं कि वो सेल में पार्टिसिपेट कर सकें. और ये वाउचर्स को, लोगों के पास इतनी ज़्यादा गरीबी हो गई है देश में कि खाने के लिए पैसा नहीं है, प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं खाना. तो अब देश में प्रोडक्शन नहीं होगा, बाहर से इंपोर्ट करोगे तो महंगा तो पड़ेगा ही, ऊपर से पैसा ज़्यादा लगेगा, है ना. तो देश का पैसा लग रहा है, लोगों के पास ही पैसा नहीं बचा है, और प्रोडक्टिविटी खुद भी नहीं हो रही है, तो उनके पास खाने के लिए तो पैसा है नहीं. तो वो इसको बेच रहे हैं ब्लैक में. वो कह रहे हैं मैं क्या करूँगा, इंडस्ट्री सेल में पार्टिसिपेट करके, इंडस्ट्रीज़ की हालत वैसे भी ख़राब है, मैं ब्लैक में उसको बेच के थोड़ा पैसा कमाता हूँ, अपनी फैमिली को खाना पीना खिलाता हूँ. ठीक है, तो इनको ब्लैक में बेच रहे हैं. दूसरी चीज़, अगला देखते हैं क्या हो रहा है. द वैल्यू ऑफ रूबल जो कि है रशियन करेंसी या फिर करेंसी जो बोलना, ये कर जाती है डिक्लाइन, अच्छे खासे लेवल पे डिक्लाइन. ठीक है, अभी हमने देख लिया इन्फ्लेशन आ रहा है, अब करेंसी डिक्लाइन कर रही है तो इन्फ्लेशन आएगा ही. दूसरी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो हर चीज़, खुद प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, लोगों के पास पैसा भी नहीं, तो इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स आएगा ही. तो इससे हो क्या रहा है, सेविंग्स खत्म हो रही है लोगों की, तो लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने बिना मर रहे हैं. कलेक्टिव फार्म्स अब प्राइवेटली ओन्ड हो चुके हैं, तो अब फूड सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है ना, क्योंकि अब तो वो फार्म के ओनर पे डिपेंड करता है कि उसको खेती करनी है कि नहीं करनी है, किसको बेचना है किसको नहीं बेचना है, अपने देश में ही बेचना है कि बाहर बेचना है ना. तो फूड सिक्योरिटी ख़त्म लोगों की, प्राइवेटली. अभी तक तो कलेक्टिव फार्म्स थे, गवर्नमेंट सबको इक्वल पे कर रही है, राइट. नाउ ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर जो था इनका, ट्रेडिंग रूट्स, ट्रेडिंग स्ट्रक्चर, ट्रेडिंग रिलेशंस, है ना, कि ये सामान हम यहाँ से निकालते हैं तुमको बेचेंगे, तुम वहाँ से वो सामान निकालते हो हमको बेचोगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, है ना. ट्रेड हमेशा म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी पे चलता है. तब क्या हो रहा है कि ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ही टूट चुके हैं. अब ये ए और बी ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली कनेक्टेड थे, बट अब ये कुछ सामान बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल सी, तो वो उसको खरीदेगा नहीं. ये कुछ सामान बना रहा है डी, तो इसको नहीं खरीद रहा है. तो ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया, ट्रेडिंग पैटर्न ही खत्म हो गया, इनके मिडिल मैन ही गायब हो गए. ये लोग ये सामान उसको बेचने लगे, ये लोग ये सामान उसको बेचने लगे, कुछ भी चीज़ें हो रही, मतलब एक ट्रेडिंग स्ट्रक्चर उनका खत्म हो गया. तो जो एक दूसरे पे डिपेंडेंसीज रहती थी, कंपैटिबिलिटी रहती थी सर्वाइव करने की, वो भी खत्म हो गई, राइट. तो ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रोक या फिर ब्रोक डाउन. ठीक है, और अब कोई अल्टरनेटिव्स नहीं बचे किसी और को वही सामान बेचने के. ठीक है, अभी तक एक चीज़ और थी, सोशलिस्ट सिस्टम कैसा भी था, बट इट वॉज सिस्टम ऑफ
सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर। तो सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर अब कोलैप्स हो चुका है। अब आएगी प्राइवेटाइजेशन, अब आएगा कैपिटलिज्म, अब अमीर बनेगा अमीर और गरीब बनेगा गरीब, है ना ना। तो अब देखो यही लोग कूद कूद के प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना। वो अच्छा खासा आदमी धीरे धीरे रिफॉर्म्स लेके आ रहा है, गवर्नमेंट एडेड ट्रांजिशन लेके आ रहा है, बट नहीं, जल्दबाजी चाहिए इनको, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। अब एक चीज़ और होती थी वेलफेयर स्टेट में कि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट गेव सब्सिडीज़, है ना। गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती थी हर चीज़ में कि तुम इलाज किसी करवाना है, अगर किसी को एजुकेशन दिलवानी है तो आधा पैसा तुम दोगे, आधा मैं दे दूंगा, है ना। मतलब कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा नीड हो तो गवर्नमेंट मनी देती थी उसके लिए। बट क्योंकि वेलफेयर स्टेट कोलैप्स हो चुका है तो सब्सिडीज़ भी नहीं मिलेंगी। सब्सिडीज़ नहीं मिलेंगी तो जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास कहाँ की ओर जाएगा? वो जाएगा पॉवर्टी की ओर, क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट था, है ना। तो पॉवर्टी बढ़ेगी, एक चीज़ ये हो गई। नेक्स्ट, अब होता क्या, जब इस तरह की चीज़ें कहीं भी होती है तो वहाँ पे जो अमीर लोग हो गए, इंटेलेक्चुअल्स हो गए, पढ़े लिखे हो गए, विद्वान हो गए, जिन्होंने पहले से ही अंदाज़ा लगा लिया कि ये सब चीज़ें होने वाली। अब देखो हमें मालूम है कि, चलो इसको आगे देख लेंगे, तो वो क्या हुआ, वो यहाँ से गायब हो गए। उनको मालूम था क्या कंडीशन होने वाली रशिया में या फिर यूएसएसआर, पोस्ट यूएसएसआर में। तो वो लोग यहाँ इस जगह को छोड़ कर ही भाग गए, स्टेबल जगह पे चले गए। एकेडमिक इंटेलेक्चुअल्स, मैन पावर, काम करने वाले लोग सब चले गए, स्किल्ड लोग चले गए, माइग्रेट टू द डिस्टेंट लैंड्स। तो इससे हुआ क्या, इससे एक चीज़ हुई, द लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। रशिया वगैरह में तो एरिया में आज भी पॉपुलेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फिर भी लोग बाहर जाएंगे तो काम कौन करेगा। दूसरा, लॉस तो हुआ ह्यूमन रिसोर्सेज का, बट स्किल्ड पॉपुलेशन का लॉस हो रहा है, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन का लॉस हो रहा है, ठीक है। और अब किसी के पास खाने के लिए नहीं रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो लोग अब क्या करते हैं ना, कानून व्यवस्था सब तोड़ ताड़ के उससे थोड़ा ऊपर उठते हैं। तो होता क्या है, माफिया कल्चर इमर्ज होता है हर जगह पे। तो यहाँ पे ही माफिया कल्चर इमर्ज हुआ। माफिया इमर्ज इन मोस्ट ऑफ इन दीज कंट्रीज़ कर दो चाहो तो, ज़्यादातर कंट्रीज में माफियाज इमर्ज जाते हैं, ठीक। कंट्रोलिंग मैनिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, राइट। और आगे देख लेते हैं क्या क्या हुआ। जो पोस्ट सोवियत नेशंस थे, जितने भी मतलब जिन पे शॉक थेरेपी हो रही है, उनमें भी स्पेशली अपना रशिया, ये तो एकदम कह सकते हो कि एक्सट्रीम्स में चले गए। ये पूरा डिवाइड हो गया इन एक्सट्रीम रिच ऑन वन साइड एंड एक्सट्रीम पुअर ऑन अदर साइड, ठीक है। और ऐसा नहीं कि लोग डिवाइड हो गए, इनके रीजन्स डिवाइड हो गए, रिच रीजन्स अलग हो गए और पुअर रीजन्स अलग हो गए, ठीक। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ गई, एगैलिटेरियन सोसाइटी ख़त्म। ओके, नाउ अगली चीज़, अब था क्या कि क्योंकि शॉक थेरेपी है, जल्दी जल्दी ट्रांजिशन हो रहा है, ऊपर से वेस्ट वाले को अपने फ़ायदे के लिए ट्रांजिशन बस करवा रहे हैं। तो हुआ क्या कि हर देश में जब अपने लोग को डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म अडॉप्ट करना है ना, तो उसके लिए इनको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। बट इकोनॉमिक फ़ायदा उठाने के लिए इनका वेस्टर्न कंट्रीज़ ने और भी लोगों ने, माफियाज ने, किसी ने इनके कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान ही नहीं दिया। सब फ़ायदा उठाने में लगे हुए हैं, लूटने में लगे हुए हैं। तो इससे हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूशन को हरी में बनाया गया। 1 सेकेंड, हाँ, इन हरी। और जब हरी में बनाओगे तो मिस्टेक्स भी होंगी। तो था क्या, इन रशिया एंड अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो प्रेसिडेंट रहते थे, क्योंकि वैसे में प्रेसिडेंशियल फॉर्म चलता था, इसलिए यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म लेके आया जा रहा है, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक जो कि शॉक थेरेपी को एड कर रहे हैं वो चल रहे हैं वैसे कहने पे, है ना। तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम आएगा और प्रेसिडेंट को पावर बहुत ज़्यादा दे दी गई, चेक्स एंड बैलेंसेस का ध्यान ही नहीं रखा गया, ठीक है। बहुत सी कंट्रीज़ में, इनमें अभी बहुत सी कंट्रीज़ में जुडिशियल कल्चर एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुई,
ठीक है, तो ये सब कंसिक्वेंसेस थे किसके, शॉक थेरेपी के। ओके, अब होता क्या है कि शॉक थेरेपी कंसिक्वेंसेस बस नहीं थे, कुछ टाइम बाद थोड़ा सा रिलीफ भी देखने को मिलता है ना। अप्रॉक्सीमेट 10 साल तक 1990s 2000 तक तो ये सब चलता रहा, लेकिन 2000 के बाद थोड़ा इनको राहत मिलती है। वो हम लोग पढ़ते हैं द टॉपिक द रेज ऑफ होप। वन सेकेंड, द रेज ऑफ होप, सॉरी द रेज ऑफ होप। तो रेज ऑफ होप में हमें ये देखना है कि 2000 तक तो ये सब चीज़ें चलती रही, बट धीरे धीरे स्टेबिलिटी भी तो आती है, गवर्नमेंट कंट्रोल ले लेगी, अब गवर्नमेंट काम करना शुरू करेगी वापस लोगों के लिए, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन वापस से स्टार्ट होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वापस से स्टार्ट होगा, तो एक टाइम के बाद वापस से ग्रो करना शुरू करती हैं कंट्रीज़, है ना। सो मोस्ट इकोनॉमीज इंक्लूडिंग रशिया, दे स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2000s और आफ्टर 2000। कैसे हो रही है रिवाइव? सबसे पहले तो नेचुरल गैस एंड ऑयल तेल के भरा हुआ है इन कंट्रीज़ के पास। तो अब क्योंकि ये लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, तो नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करो। 21st सेंचुरी का वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, अब इसमें बहुत सी कंट्रीज़ एक्सपोर्ट में पाइपलाइन से भी ले रही हैं। जैसे देखो, पाइपलाइन से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो पाइपलाइन ऐसे तो है नहीं बाय एयर जाएगी, पाइपलाइन बहुत सी कंट्रीज के बीच में जा रही है। फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल एशिया है, ये चाइना है, और ये यहाँ पे इंडिया है। अब इंडिया को सेंट्रल एशिया से तेल मंगाना तो पाइपलाइन बिछेगी, तो पाइपलाइन चाइना से होते हुए आएगी, तो चाइना इसका रेंट लेगा। तो बहुत सी कंट्रीज आपस में एक दूसरे से जब ऊपर से अपनी पाइपलाइन बिछा रही हैं, तो रेंट ले लेके वापस रिवाइव होना शुरू हुई। ठीक है, तो यहाँ लिख दो rent from oil and gas pipelines and some process of manufacturing also started। ठीक, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज तो काम पे लगेंगी वापस से ना। अब था क्या कि वापस से थोड़ा पहले चलते हैं, हमने देखा था कि 1945 के बाद बहुत सी कंट्रीज़ आज़ाद हो रही हैं बिकॉज ऑफ डीकोलोनाइजेशन। और डीकोलोनाइजेशन के कारण क्या होता है, इतनी सारी एनआईसीज़ निकलती हैं, और जब बहुत सी एनआईसीज़ निकलती हैं उनमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, पार्टीशंस एंड ऑल भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नेबर से कन्फ्लिक्ट्स। तो इनके बीच में टेंशंस एंड कन्फ्लिक्ट्स भी बहुत से थे, जिसके कारण इन्होंने ही कह सकते हो कोल्ड वॉर को और बढ़ावा दिया था। कैसे? टेंशंस एंड कन्फ्लिक्ट्स के कारण इन्होंने ब्लॉक्स को ज्वाइन करना शुरू किया। किसी ने ज्वाइन कर दिया वैसे ब्लॉक को अपने प्रोटेक्शन के लिए, किसी ने यूएसएसआर को। ठीक है, तो इसलिए कोल्ड वॉर को और एंड मिल रहा है। तो वैसे ही 1990s में जब इतनी सारी कंट्रीज निकल रही हैं, उनके बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट्स देखते हैं क्या थे कि नहीं थे, और थे तो कैसे थे। टेंशंस एंड कन्फ्लिक्ट्स। ओके, सो टेंशंस एंड कन्फ्लिक्ट्स देखते हैं। रशिया जो कंट्री है, इसमें दो रीजन्स हैं, चेचनिया एंड दागिस्तान। ठीक है, दो रीजन्स हैं जहां पे सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स हो रहे थे अलग होने के लिए। जैसे कह सकते हैं ना ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में हो रहे थे, वैसे इन दोनों जगहों पे भी हो रहे थे, रशिया के अंदर पे। बट इनको आज़ादी नहीं दी गई और यहाँ पे बॉम्बिंग्स करवा दी गई, क्योंकि अब और रिस्क नहीं लेना है, अब मिखाइल गोर्बाचेव वाली गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको यूनाइट रखने के लिए वहाँ पे बॉम्बिंग्स कराई गई और लोगों के एस्पिरेशंस को डिटरमाइन नहीं किया गया। ठीक है, ऐसे कुछ देखते हैं सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया में तो लड़ी लगी हुई है कॉन्फ्लिक्ट्स की। अभी तक बड़ी शांत वाली शांत प्रिय कंट्रीज मिलती थी, बेचारी साथ में रह रही थी यूएसएसआर के, एक्सपाइट होने के बाद भी, ऑटोनॉमी ना मिलने के बाद भी, अलग भी नहीं होना चाह रही थी। 1990s में इतना लालच आया कि यूएसए से भी दोस्ती कर लेते हैं, इंडिया से भी कर लेते हैं, चाइना से भी कर लेते हैं, रशिया से भी कर लेते हैं, और कन्फ्लिक्ट्स वगैरह स्टार्ट होना शुरू हो गए। देखते हैं, बहुत बार तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी होते हैं, देख लेते हैं। सो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तजिकिस्तान में क्या हो रहा है। तजिकिस्तान में 10 years ऑफ सिविल वॉर चल रही है। कब से कब तक? फ्रॉम 1991 टू 10 साल जोड़ लो, 2001,
ठीक ना। दूसरी कंट्री चलते हैं। एक कंट्री थी अजरबैजान। वन सेकेंड, अरे मिट जा। अजरबैजान, ठीक है। तो अजरबैजान में एक रीजन है, विच इज द नगोर्नो, द नगोर्नो, इसको मिटा के लिख देता हूँ, नगोर्नो काराबख एक रीजन है जहाँ पे अर्मेनियंस की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। और इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि हम अर्मेनिया को ज्वाइन कर लें, है ना। है क्या कि अजरबैजान ऐसा है, अर्मेनिया ऐसा है, बीच में एक प्रोविंस है नगोर्नो काराबख, जो कि अब चाह रहा है कि हम अर्मेनिया में जाना चाहते हैं, अर्मेनियंस के साथ, है ना। बट उनको ज्वाइन नहीं होने दिया जा रहा है। इसके लिए बहुत से कन्फ्लिक्ट्स हैं अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। ओके, नेक्स्ट अगली कंट्री देख लेते हैं। सेंट्रल एशिया थोड़ा बाहर देख लेते हैं एक बार, तो फिर चलो पहले सेंट्रल एशिया ही देख लेते हैं अच्छे से। किर्गिस्तान एंड वन सेकेंड, इसको एक काम करो, इसको बाद में देखते हैं, पहले दूसरी कंट्री देख लेते हैं। पहले जॉर्जिया, थोड़ा क्या क्रोनोलॉजी से चलते हैं, तो बाद में कंफ्यूज हो गए, है ना। जॉर्जिया में क्या हो रहा है, 2 प्रोविंसेस हैं जहाँ से डिमांड आ रही है इंडिपेंडेंस के लिए, डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम 2 प्रोविंसेस, ठीक है। जिसके कारण दोनों प्रोविंस के बीच में सिविल वॉर ब्रोक आउट हो जाती। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान ही रखना कि तजिकिस्तान में भी सिविल वॉर होती है, राइट। अरे हाँ, एक सेकंड और अच्छे से बना देते हैं। तजिकिस्तान में भी सिविल वॉर हो रही है और जॉर्जिया में भी सिविल वॉर हो रही है। तजिकिस्तान में 10 साल के लिए सिविल वॉर हो रही है, बस इसमें इतना ही दिया गया है। जॉर्जिया में 2 प्रोविंसेस इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं और उसके कारण सिविल वॉर हो रही है, ये ध्यान रखना, है ना। इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे बहुत बार, सिविल वॉर देख के सीधे तजिकिस्तान टिक करके आते हैं। मैं भी टिक किया करता था, बाद में मेरा डाउट क्लियर हुआ, है ना, बुक रीड करते करते ना। अब जो कुछ कंट्रीज लाइक यूक्रेन हो गया, किर्गिस्तान हो गया, जॉर्जिया ही हो गया, इनमें जो रिजीम्स बनी हुई हैं आफ्टर द शॉक थेरेपी, लोग इनसे भी खुश नहीं, लोग इसको भी अपोज कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत बार कुछ कंट्रीज के बीच में फाइट हो रही है बिकॉज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, है ना। फाइट फॉर वाटर रिसोर्सेज एज वेल, अलग से लिख देता हूं यहाँ पे। फाइट फॉर वाटर रिसोर्सेज। हाँ, अब एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जो सेंट्रल एशिया है ना, एक सेकंड ऊपर चलते हैं। जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया के पास नेचुरल गैस और ऑयल के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, भंडार पड़े हुए हैं। इसीलिए नेचुरली बन जाता है अ जोन ऑफ कंपटीशन कि इन पे इन्फ्लुएंस किसका रहेगा, रशिया का या फिर यूएसए का या फिर किसी और कंट्री, कोई और कंट्री जो आना चाहती हो, ठीक है। होता क्या है कि 1 सेकेंड लिख के देख लेते हैं। होता ये है कि हमें मालूम है अबाउट 9/11, तो 11 सितंबर 2001 में जब 9/11 हो जाता है, तो उसके बाद सेंट्रल एशिया में यूएसए सेंट्रल एशिया का मिलिट्री बेस खोलना चाहता था। मिलिट्री बेस के लिए उसने पैसे दिए थे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को, ठीक है, जिससे वो लोग वहाँ पे बेस वगैरह खरीद सकें, उनका एयर स्पेस यूज, फ्लाइंग स्पेस जो होता है वो यूज़ कर सकें, है ना। और इसको उसने यूज़ किया था ऑल्सो ड्यूरिंग वॉर्स विद अफगानिस्तान एंड इराक, ठीक है। नाउ इसके कारण था क्या कि रशिया यूएसए में कंपटीशन चलने लगा और रशिया
कहता है कि ये कंट्रीज़ मेरी नियर अब्रॉड है। नियर अब्रॉड मतलब अब्रॉड कंट्रीज जो कि सबसे ज़्यादा पास में मेरे, सबसे ज़्यादा पास की फॉरेन कंट्रीज़, इसीलिए इन पे इन्फ्लुएंस मेरा होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़, चाइना इस टाइम तक डेवलप करना शुरू कर चुका है, तो चाइना का भी इंटरेस्ट आ गया है यहाँ पे बिकॉज ऑफ ऑयल। ठीक है। तो सेंट्रल एशिया जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है अगेन। एक रीजन है एक काम करो, यहाँ से नंबरिंग देना बंद कर दो, सेंट्रल एशिया में नहीं आते ये लोग तो। नाउ वन रीजन इज चेकोस्लोवाकिया। एक सेकेंड, इसको चेकोस्लोवाकिया। ठीक है। ये जो रीजन है, यहाँ पे दो ग्रुप्स मिलके पीसफुली सेपरेट हो जाते हैं इनटू, मतलब दो वो रहते हैं ग्रुप, चेक्स और स्लोवैक्स, तो है ना। तो एक सेकेंड, पेन से लिख देता हूँ अच्छे से। जो लोग सेपरेट हो जाते हैं इन सीज़ेक रिपब्लिक एंड स्लोवाक्स। ठीक है। पीसफुली सेपरेशन होता है इन सीज़ेक एंड स्लोवैक्स ना। एक है बाल्कन्स रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लेविया में मतलब क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्फ्लिक्ट था। यहाँ लिख सकते हो द मोस्ट सीवियर कॉन्फ्लिक्ट। तो होता क्या है, आफ्टर 1991 दिस कंट्री ब्रोक इनटू सेवरल प्रोविंसेस, है ना। शायद तक मेरे को अच्छे से याद नहीं, बट शायद 6 प्रोविंसेस में टूटती है ना। एक हो गया क्रोशिया, स्लोवेनिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, है ना, देन सर्बिया एंड ऑल। 6 कंट्रीज में टूटती है। ठीक है। और इसमें जो सर्ब्स होते हैं, सर्ब्स अपोज करते हैं द पार्टीशन, और जो नॉन सर्ब्स होते थे, बॉस्नियंस कह सकते हो। चैप्टर वैसे 3 में था जो यूएस हेजेमनी है, उसमें डिटेल में था, बट अभी ज़्यादा काम का है नहीं अपने, एक बार उस ऊपर से देख के चलते हैं। इनका मसाकर कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, नाटो फोर्सेस बॉम्ब कर देती हैं और अपनी आर्मी स्टेशन कर देती हैं यहाँ पे, टू ब्रिंग पीस। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूगोस्लेविया में क्या होता था, यूगोस्लेविया में हुआ है द इंटर एथनिक सिविल वॉर। अगेन तीसरी कंट्री, एक हो गया जॉर्जिया, एक हो गया तजिकिस्तान। जॉर्जिया में था कि 2 प्रोविंसेस इंडिपेंडेंस के लिए डिमांड कर रहे हैं और वो सिविल वॉर पे चले जाते हैं। तजिकिस्तान में था कि 10 साल के लिए 1991 से 2001 तक सिविल वॉर चलती है। यूगोस्लेविया में क्या हो रहा है कि इंटर एथनिक सिविल वॉर चल रही है बिटवीन बॉस्नियंस एंड सर्ब्स, जिसमें सर्ब्स पे बॉम्ब कर देता है, कहते तो नाटो फोर्सेस बॉम्ब कर देती हैं यूगोस्लेविया पे ही, और यहाँ पे पीस इंश्योर करते हैं ना। अब लास्ट टॉपिक आएगा द इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। इंडिया and the post communist countries। ठीक है। सो इसमें है क्या कि इंडिया हैड गुड रिलेशंस। इंडिया के साथ ऐसे कोई बैड रिलेशंस नहीं थे। थोड़ा हम लोग चैप्टर 1 पढ़े नहीं है, लेकिन थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। जब कोल्ड वॉर में 2 ग्रुप्स में बटी हुई थी दुनिया, तो एक तीसरा ग्रुप भी था। देयर वाज वन सेकेंड, अच्छी राइटिंग में लिखता हूँ ना। देयर वाज अ थर्ड ग्रुप विच वॉज द नॉन अलाइंड ग्रुप, और इसी को हम कहते हैं द नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसको लीड कर रहा था इंडिया, है ना। तो इंडिया वॉज न्यूट्रल
फ्रॉम बिगिनिंग। हाँ, इसका टिल्ट ज़रूर था, टिल्टेड टूवर्ड्स यूएसएसआर, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी सोशलिज्म थी और इंडिया में पॉवर्टी वगैरह इतनी थी कि यहाँ पे जस्टिस इंश्योर करने के लिए सोशलिज्म पॉलिसी, जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी थी वो बेस्ट सूटेड थी, है ना। ऊपर से कह सकते हो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल लीडर्स, उनका टिल्ट भी ऐसा था। तो इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण बहुत बार टिल्ट देखने को मिलता है, और बहुत बार जब पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होती हैं तो टिल्ट हटता भी है। ये इंडियन वाले बुक में हम देखेंगे कि जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आती है तो उन्होंने सोशलिस्ट टिल्ट को हटा के न्यूट्रल टिल्ट वापस से रिस्टोर कर दिया था। ओके, तो इंडिया के साथ इंडिया के ज़्यादातर कंट्रीज में अच्छे रिलेशन हैं विद पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, और इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है रशिया के साथ। तो इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप जो है ना, वो एक तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए। एंड थोड़ा अगर ध्यान से देखें तो इंडिया रशिया, वन सेकेंड, हाँ, इंडियन रशियन रिलेशनशिप इज एम्बेडेड इन a history of trust and कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंडिया और रशिया की कॉमन इंटरेस्ट भी है। ये हम आगे देखेंगे कि दोनों अब चाहते हैं 1991 के बाद से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जाए। एक चीज़ और देख लो, यहीं पर लिख देता हूँ, इंडियन हीरोज लाइक, ये सब उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, खाली किताब में है तो बता देता हूँ। राज कपूर, लाइक अमिताभ बच्चन, ये हाउस होल्ड नेम है रशिया में। ठीक है, और यहाँ की हिंदी फिल्म के सॉन्ग्स वगैरह वहाँ बहुत पॉपुलर है ना, हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। ठीक, अब एक चीज़ और देख लो कि रशिया एंड इंडिया का एक कॉमन विजन भी है। ओके, वो विजन क्या है? द विजन इज ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। ऑफकोर्स इसके पहले तक यूएसएसआर का कोई वो नहीं होता था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, उसको तो डोमिनेंस अपनी स्टैब्लिश करनी थी, यूनिपोलर वर्ल्ड बनाना था। बट क्योंकि अब तुम पावर में नहीं हो तो तुम अब डायरेक्टली दूसरे को हरा नहीं सकते हो अकेले, तुमको पता है। तो तुम बहुत सारी कंट्रीज़ की हेल्प लेके हराओगे तो वो सारी कंट्रीज़ राइज करेंगी, सब कंट्रीज राइज करेंगे तो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा। अभी तक जो कंट्री खुद यूनिपोलर वर्ल्ड लेकर आना चाहता था, अब वो उसको ख़त्म करने की बात कर रहा है। ठीक है, सो देख लेते हैं इस पर भी। ये लोग एग्री करते थे ऑन द को एग्जिस्टेंस ऑफ several international powers. They talked about collective security. They talked about greater रीजनलिज्म, मतलब अपने रीजन की ग्रोथ करनी, लाइक अपना इंडिया का रीजन हो गया साउथ एशिया, उस टाइप से। ठीक है, they talked about the negotiated settlements of internal conflicts। अब दोनों कंट्रीज़ के अंदर इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं बहुत सारे, तो उनको नेगोशिएट करके सॉल्व करना है। लाइक इंडिया में तो बहुत से हम पढ़ेंगे भी, रशिया में जैसे हो गया चेचन्या, दागिस्तान एंड ऑल। ठीक है, दे टॉक्ड अबाउट द इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज़, जो कि अभी तक रशिया अलाउ ही नहीं करता था किसी को कि ऑटोनॉमी मिल जाए। अब वो बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी सबको होनी चाहिए फॉर ऑल कंट्रीज़, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि अब इसको मालूम है कि सारी कंट्रीज़ पे इन्फ्लुएंस है यूएसए का। अब तो वो नहीं चाहेगा कि सब उसके इन्फ्लुएंस में रहे, इसलिए बात करेंगे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज़ की। ओके, टॉक्ड अबाउट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, लाइक द यूएन को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाए। वन सेकेंड, यूएन को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करो। ठीक है, इसको और डेमोक्रेटाइज और एम्पावर करो, क्योंकि अब यूएन वैसे ऑल्दो तो यूएन कंट्रोल्ड है यूएसए से, बट अब यूएन ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएसए के हेजेमनी को कंट्रोल कर सकता है। अभी तक तो यूएन काम कर रहा है यूएसएसआर और यूएसए के बीच में एक बैलेंस बनाने का, बट अब एक खत्म हो गया तो इसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? जो अभी तक बैलेंस बना रहा था।
तो ये भी बात करते हैं दोनों कि यूएन को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसको और ज़्यादा डेमोक्रेटाइज किया जाए जिससे उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले, एंड इसको और ज़्यादा एम्पावर किया जाए कि यूएसए की हेजेमनी को स्टॉप कर सके। एक इम्पॉर्टेंट 1 सेकेंड शिट हाँ, सो यहाँ पे वापस लिख देते हैं, डेमोक्रेटाइज किया जाए एंड एम्पावर किया जाए। दूसरा, इन 2001 में इंडिया और रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसका नाम है द इंडो रशिया स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट, जिसमें 80+ बाईलैटरल एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। ठीक है, अब इस रिलेशनशिप से इंडिया क्या बेनिफिट हो रहा है, इंडिया और रशिया के बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। रिलेशनशिप ऐसे नहीं बनाती, फॉरेन रिलेशनशिप्स हमेशा डिपेंड करती हैं कंट्री के इंटरेस्ट्स पे। तो इंडिया के क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, इंडिया के बेनिफिट्स हो रहे हैं लाइक इंडिया को हेल्प मिल रही है फ्रॉम रशिया इन यूएन फॉर कश्मीर इशू, क्योंकि रशिया जो है परमानेंट मेंबर है। दूसरा, एनर्जी सप्लाईज, एनर्जी के भंडार है रशिया के पास भी। दूसरा, इंटरनेशनल टेररिज्म पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग, क्योंकि रशिया की पहुंच अच्छी खासी है, रशिया में भी इस तरह के बहुत से इशूज़ हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर कर देते हैं। रशिया के कारण इंडिया को मिलता है एक्सेस ऑफ सेंट्रल एशिया, तो उससे ट्रेड वगैरह कर पाते हैं हम लोग। दूसरा, वी कैन बैलेंस आवर रिलेशंस विद चाइना, क्योंकि रशिया दोनों का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। और रशिया हेल्प करता है इंडिया को ड्यूरिंग ऑयल क्राइसिस। ठीक है ना, रशिया के क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, रशिया को क्या प्रॉफिट्स मिल रहे हैं वो भी देखते हैं। रशियाज इंटरेस्ट्स और बेनिफिट्स ना। सो रशिया में पता है कि अभी तक यूएसएसआर की पूरी लेगेसी रशिया कैरी कर रहा है, एंड यूएसएसआर आर्म्स रेस में यूएसए को पीछे छोड़ के रखता था। मतलब इन न्यूक्लियर वॉरहेड्स के अकॉर्डिंग देखो तो यूएसएसआर के पास, जो कि रशिया हो गया अब, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स अभी भी इनके पास है ना। तो इंडिया के लिए, या फिर हाँ कह सकते हो, इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर आर्म्स। ठीक है, और इंडिया ऑयल भी इंपोर्ट करता है रशिया से, जो कि आज के ज़माने में तो कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में करने लगा है। ठीक है, और इंडिया एक तरह से और भी ज़्यादा ट्राई कर रहा है कि इंपोर्ट्स वगैरह बढ़ाए रशिया से, और बाकी रिपब्लिक से लाइक कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है ना, जिसमें अब इंडिया भी ट्राई कर रहा है अपने साइड से कि और ज़्यादा पार्टनरशिप्स की जाए, इन्वेस्टमेंट्स करी जाएँ, न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स खोले जाएँ, है ना। और न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स में इंडिया की भी बहुत ज़्यादा हेल्प की रशिया ने, है ना। अपने यहाँ जब कह सकते हो कि इनिशियली इंडस्ट्रियल सेकंड 5 प्लान के तो स्टैब्लिश हो रही थी, तो रशिया की बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। उसी टाइम पर हमने देखा था कि 1955 में अवधी सेशन में सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ अप्रोच अडॉप्ट की थी इंडिया ने, तो उसमें रशिया ने, यूएसएसआर ने बहुत सी एड दी थी इंडिया को, वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में खुलवाई थी, है ना। इंडिया की स्पेस एजेंसी है, उसको रशिया या फिर यूएसएसआर ने क्रायोजेनिक रॉकेट दिए थे जब इंडिया को ज़रूरत थी। ठीक है, और भी बहुत से साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में इंडिया और रशिया जो है कोलैबोरेट कर चुके हैं। तो ये सब था कि इंडिया के साथ रिलेशंस कैसे हैं पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के, और अब ये पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है ना, लगभग हर चीज़ कंप्लीट हो गई है और पूरे नोट्स के साथ कंप्लीट हो गई है। तो अब ट्राई करता हूँ मैं सेकंड चैप्टर थोड़ा और इंटरेस्टिंग में पढ़ाने की। अब देखो अपने पास है क्या, फर्स्ट चैप्टर डिलीटेड हो गया है लाइक द कोल्ड वॉर, सेकंड चैप्टर बाइपोलर वर्ल्ड तो अपना हो गया, थर्ड चैप्टर अगेन ये अमेरिकन हेजेमनी डिलीटेड है, फोर्थ चैप्टर रहेगा द अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स या फिर न्यू इमर्जिंग पावर्स जो थी, अब मुझको नहीं पता नया नाम क्या हो गया। उसमें हम देखेंगे कि जो यूएसए अब राइज कर रहा है वापस से एज अ हेजमन, उसको चैलेंज करने के लिए उसकी राइवल पावर्स कौन कौन सी साथ में राइज कर रही हैं। ऑफकोर्स उसके ऊपर नहीं है, बट इसको चैलेंज करने के लिए सफिशिएंट है और इसके बाद वर्ल्ड को रूल कर सकते हैं।
है ना, उसके बारे में हमें देखना, जिसमें हम देखेंगे अबाउट इंडिया, अबाउट चाइना, अबाउट EU, अबाउट आशियान, है ना, बहुत सारी चीज़ें देखने वाले। सो स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए थैंक यू।